बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो हम इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना सेल साइकिल का चैप्टर स्टार्ट किया था और इसके फर्स्ट लेक्चर को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सेल साइकिल को समझा कि वो सीरीज ऑफ इवेंट्स जो अपना सेल जो है वो अपनी पूरी लाइफ में फॉलो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। जिसमें हमने अपने पहले लेक्चर में इंटरफेस को डिस्कस किया, यानी सेल जो है वो डिवाइड होता है और डिवाइड होने के फौरन बाद वो इंटरफेस की स्टेज में चला जाता है, जिसमें सेल जो है ना वो खुद को प्रिपेयर करता है, ग्रोथ करता है, अपनी सेल के अंदर ग्रोथ होती है, ऑर्गेनेलीज वगैरह डेवलप होती हैं, प्रोटीन्स एंजाइम्स बनते हैं और फर्दर आगे डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, यानी पहले सेल डिवाइड होगा, एक सेल से दो सेल बनेंगे, फिर ये सेल इंटरफेस में चला जाएगा, इसमें ये खुद की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, फिर क्या करेगा, ये खुद को फर्दर डिवाइड होने के लिए जो है वो प्रिपेयर करेगा, ये पूरा इंटरफेस का प्रोसेस होगा और उसके बाद इस सेल की दोबारा से डिवीजन हो जाएगी दो सेल्स में। तो ये पूरा जो प्रोसेस यूं चलता रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। अब इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में इंटरफेस को तो डिस्कस कर लिया, जिसमें सेल जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा होता, बल्कि सेल की ग्रोथ हो रही होती है, प्रोटीन्स एंजाइम्स वगैरह बन रहे होते हैं और आगे डिवाइड होने के लिए खुद को साथ में प्रिपेयर भी कर रहा होता है। तो अब जो सेल डिवाइड होता है ना, यानी दो में या जो सेल की डिवीजन होनी होती है, वो उसके दो टाइप्स हैं, एक है माइटोसिस और एक है मायोसिस। नॉर्मली जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही होती है ना, जो उसके पूरा लाइफ टाइम होती रहती है, नॉर्मल जो स्किन सेल्स, लंग्स वगैरह, इंटेस्टाइन, जो सारे हमारे सेल्स हैं, लिवर सेल्स, उनमें जो नॉर्मल हो रहा होता है वो क्या होती है, वो माइटोसिस होती है, जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर चलती रहती है। और जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे ना क्या होती है, मायोसिस होती है। तो आज के लेक्चर में हम माइटोसिस को अपनी बुक से डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन बुक से पढ़ाने से पहले आप सबको पता है कि मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको एक जनरल से ओवरव्यू देती हूँ, ताकि जब हम बुक से पढ़ें तो आपको पहले से आइडिया हो गया हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो माइटोसिस जो है ना, वो एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल जो है वो डिवाइड होता है और क्या बना देता है, दो नए सेल्स बना देता है डिवाइड होके। और ये जो दोनों नए सेल्स है ना, वो अपने पेरेंट सेल से बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। जैसा पेरेंट सेल है, ये दोनों डॉटर सेल्स, इनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं, इसको पेरेंट सेल। ये दोनों डॉटर सेल्स बिल्कुल पेरेंट सेल की तरह होते हैं और इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी सेम होता है। अगर पेरेंट सेल में 46 है तो डॉटर सेल्स में भी 46 ही होगा। कैसे होगा, कैसे मैनेज रहता है, ये हम अब जब टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे माइटोसिस के फेजेस को, कि कितने फेजेस है, मरहले किस तरह से हमारे पास माइटोसिस के होते हैं। एक कैरियोकाइनेसिस है, जिसमें जो है कैरियो क्या होता है, न्यूक्लियस। जैसे यूकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स है, तो कैरियोन का उसमें क्या मतलब है, न्यूक्लियस। तो कैरियोन कहते हैं हम न्यूक्लियस को और काइनेसिस कहते हैं डिवीजन को। तो कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। न्यूक्लियस जो है वो सेल का मेन जो पार्ट है, कंट्रोल सेंटर है, वो न्यूक्लियस होता है। इसलिए न्यूक्लियस का प्रॉपर डिवाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्म है ना, उसकी डिवीजन होती है, यानी जो सेल का जेली लाइक मटेरियल है सेल के अंदर, वो डिवाइड हो जाता है और फिर सेल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब कैरियोकाइनेसिस के अंदर भी चार फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इन सबको हम बुक से डायग्राम से समझेंगे। इनके लिए मैंने आपके लिए ना एक निमोनिक बनाया है, इनको याद करने के लिए, वो है पी मैट। निमोनिक क्या है, पी मैट। पी मैट आपने वर्ड याद रखना है, क्योंकि ये आपने फेजेस जो है ना वो बिल्कुल सीक्वेंस से लिखने हैं, इनको आगे पीछे नहीं करना कि मेटाफेज पहले लिख दूं या एनाफेज पहले लिख दूं और प्रोफेज बाद में लिख दूं, ऐसे नहीं करना। जो जिस सीक्वेंस से है इसी सीक्वेंस से इनको लिखना है, सीक्वेंस खराब नहीं करना। तो ये आपने वर्ड पी मैट याद रखना है और आपका सीक्वेंस इसी तरह रहेगा, PMAT मैट। अच्छा, साइटोकाइनेसिस जो है ना, वो एनिमल सेल्स में डिफरेंट तरीके से होती है, प्लांट सेल्स में डिफरेंट तरीके से होती है। एनिमल सेल्स में एक फरो बनता है, क्लीवेज होती है, अच्छा, और जो माइक्रोफिलामेंट्स की रिंग बनती है, लेकिन प्लांट सेल्स में फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, ये हम बुक से डिटेल से अभी पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को देखेंगे कि माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, क्या फायदा क्या है। तो उसमें हम ये चार सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ में बॉडी की ये जो है वो इन्वॉल्व है, सेल्स की रिप्लेसमेंट में जो सेल पुराने खत्म हो जाते हैं, नए सेल उनकी जगह पे आ जाते हैं, या कहीं से किसी अक्सर ऑर्गेनिजम्स में कोई पार्ट लॉस्ट हो जाते हैं तो उसको रीजनरेट करने में, दोबारा से बनाने में, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उसके बाद हम देखेंगे एरर्स इन माइटोसिस, यानी माइटोसिस में क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, क्या क्या हमारे पास जो है वो गलतियां हो सकती हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या नतीजे हो सकते हैं, क्या बीमारी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, ट्यूमर कैसे हो सकता है, ये सब कुछ हम एरर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। तो आप सब अब अपनी अपनी बुक्स ओपन कर ले, हम बुक से इसको डिटेल से पढ़ते हैं।
तो बच्चों अब हम बुक से माइटोसिस को पढ़ते हैं। ये सबसे पहले ना ये जो मैंने ग्रीन में हाइलाइट किया है ये आपके पास माइटोसिस की क्या है डेफिनिशन है। यानी माइटोसिस जो है वो एक ऐसी सेल डिवीजन है, सेल की ऐसी डिवीजन डिवीजन क्या होता है कि एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है और 2 सेल्स बना देता है। माइटोसिस में यही होता है ना कि एक सेल डिवाइड होता है और 2 सेल बना देता है, जिसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेल डिवीजन इन व्हिच सेल डिवाइड्स, के जिसमें सेल जो है वो डिवाइड होता है और क्या बना देता है 2 डॉटर सेल्स। एक सेल डिवाइड होकर जो ये 2 सेल्स बनाते हैं ना, इन दोनों सेल्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स कहते हैं। अच्छा, अब एक सेल ने डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बना दिए, लेकिन सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सेम रहता है। कि अगर इस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स थे, तो जब ये डिवाइड होके से 2 सेल्स बनाए तो उनके अंदर भी 46 ही क्रोमोसोम्स रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये डिवाइड हो गए तो ये 23 हो जाएंगे। तो इस तरह से तो आगे चल के इन्होंने भी 2 में डिवाइड होना है, इसने भी 2 में डिवाइड होना है, फिर वो 23 का भी हाफ हो जाएगा। और फिर जब ये जो है वो डिवाइड होंगे 2-2 में, तो वो हाफ होते-होते इस तरह तो बॉडी में क्रोमोसोम्स ही खत्म हो जाएंगे ना, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स ही खत्म हो जाएंगे। क्रोमोसोम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि इनके अंदर ही डीएनए होता है। डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, हाइट, इस तरह की ब्लड ग्रुप, ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर होती हैं। तो क्रोमोसोम का नंबर जो है वो जब भी सेल डिवाइड होता है तो उनके अंदर सेम रहता है। अब कैसे रहता है वो आगे हम इसकी जब डिवीजन को पढ़ेंगे ना तो उसमें हमें समझ आएगी, डायग्राम से भी हम उसको देखेंगे कि किस तरह से क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम रहा, वो हाफ नहीं हुआ, जबकि सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड हो गया है। अच्छा, जैसा पेरेंट सेल में है, यानी कि जिस जो सेल डिवाइड हो रहा था ना उसे कहते हैं पेरेंट सेल, और जिन दो जो डिवाइड होके 2 सेल्स बनाते हैं उन्हें कहते हैं डॉटर सेल। और नेक्स्ट फेज में जब ये डिवाइड होके आगे से 2 और सेल्स बनाएगा तब ये पेरेंट बन जाएगा, फिर ये दोनों डॉटर सेल्स होंगे। फिर जब ये डिवाइड होके 2 सेल्स बनाएगा तो ये पेरेंट बन जाएगा, और जो ये 2 सेल्स बनाएगा उन्हें क्या कहेंगे, डॉटर सेल्स। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल, ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। माइटोसिस जो है वो कहाँ होती है, वो यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट्स में, यानी जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है और उनके सोमैटिक सेल्स में होती है। आपके पास एमसीक्यू में भी आ सकता है कि माइटोसिस कौन से सेल्स में होती है, वो सोमैटिक सेल्स में होती है। अच्छा, 2 तरह के सेल्स होते हैं ना, एक होते हैं जर्म सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन करवाते हैं, जैसे कि फीमेल जो है वो एग सेल है और मेल जो है वो स्पर्म सेल्स हैं, इनको जर्म सेल्स कहते हैं, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और जब भी रिप्रोडक्शन होती है तो उस टाइम पे कौन सा प्रोसेस होता है, मायोसिस का होता है। और जो हमारे सोमैटिक सेल्स है ना, वो ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एनी सेल अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल, यानी रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, जो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनको जर्म सेल्स कहते हैं। उसके अलावा जो हमारे स्किन सेल्स हैं, मसल्स के सेल्स हैं, लिवर के सेल्स हैं, इस तरह जो सारे हमारी बॉडी के सेल्स उनको क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल्स। तो जो भी सोमैटिक सेल्स है, जो नॉर्मल हमारी बॉडी के सेल्स है, उनमें तो पूरी लाइफ टाइम जो है वो सेल डिवीजन चलती रहती है ना। तो उस वो किस प्रोसेस से होती है, वो माइटोसिस से होती है, लेकिन जब रिप्रोडक्शन होगी तब मायोसिस होगी। प्रोकैरियोट्स जो हैं वो क्या करते हैं, अच्छा अब यहाँ पे ये तो बात होगी यूकैरियोट्स की ना। आगे वो कह रहे हैं कि जो प्रोकैरियोट्स है ना वो भी डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके वो आइडेंटिकल सेल्स बनाते हैं। आइडेंटिकल क्या होता है, बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट जो है वो सेम सेल्स, एग्जैक्ट सेम सेल्स वो बना देते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं। लेकिन जो इनकी डिवीजन होती है ना वो माइटोसिस से डिफरेंट होती है। बनाते ये भी सेम है, जैसे माइटोसिस है ना, उसमें भी जो ये 2 सेल बनेंगे ना, 2 डॉटर सेल्स, वो बिल्कुल पेरेंट सेल के क्या होंगे, एग्जैक्ट सेम होंगे, इनके अंदर कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। तो इसी तरह से जब प्रोकैरियोट्स बनाते हैं ना, सेल से डिवाइड करके अपना 2 सेल्स बनाते हैं, इस तरह से इनके अंदर जब डिवीजन होती है तो डिवीजन के रिजल्ट में जो सेल्स बनते हैं वो भी बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो प्रोसेस होता है ना वो माइटोसिस की तरह नहीं होता। जिस तरह माइटोसिस का एक पूरा प्रोसेस है ना, उस तरह से नहीं होता। इनका जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं बाइनरी फिशन। जो यूकैरियोट्स है उनके अंदर माइटोसिस होती है, सेल डिवीजन, और जो प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर क्या होती है, बाइनरी फिशन। आगे जो है वो हमें बताया हुआ है फेजेस ऑफ माइटोसिस, यानी माइटोसिस के जो फेजेस, उसके मरहले वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले बताया हुआ है कि माइटोसिस को जो है वो बताया किसने था, उसको डिस्कवर किसने किया था, जर्मन बायोलॉजिस्ट था वॉल्टर फ्लेमिंग। क्या नाम था उसका, वॉल्टर फ्लेमिंग। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, वॉल्टर फ्लेमिंग नाम था। उसने माइटोसिस को डिस्कवर किया था कब, 1880 में डिस्कवर किया था। अब माइटोसिस के ना 2 मेजर फेजेस हैं। माइटोसिस जो है उसके 2 मेजर हमारे पास जो है वो फेजेस होते हैं। एक होता है कैरियो
कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस कहते हैं डिवीजन को या ब्रेकडाउन को, और कैरियो कहते हैं न्यूक्लियस को। यहाँ पे मैंने आपको यूकेरियोट्स में बहुत दफा पढ़ाया ना कि कैरियोन कहते हैं न्यूक्लियस को। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। पीछे हमने सारी सेल ऑर्गेनेलिस को पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो अच्छा, अब देखिए ना, सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि सेल का क्या होता है, ब्रेन होता है। सेल का जो है वो कंट्रोल सेंटर होता है न्यूक्लियस, यानी सेल को पूरी तरह से न्यूक्लियस ही तो कंट्रोल कर रहा होता है। सेल का सबसे मेन पार्ट क्या है, न्यूक्लियस। जैसे हमारी बॉडी का मेन पार्ट कौन है, ब्रेन है, इसी तरह से सेल का ब्रेन कौन है, न्यूक्लियस है। तो माइटोसिस के दो मेजर फेजेस होते हैं। पहले फेज में जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है ना, ये डिवाइड होता है, यानी इसके अंदर जो मटेरियल है ना वो डुप्लीकेट हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, वो ऑर्गेनाइज होएगा ताकि वो दो सेल्स में इक्वली जो है वो बढ़ सके। और उसके बाद जो दूसरा फेज है ना, उसके अंदर ये जो सेल के अंदर जेली लाइक मटेरियल होता है ना, ये पूरे सेल के अंदर एक तो ऑर्गेनेलिस पड़ी है ना सेल के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनेलिस पड़ी होती है, और उस पीछे जो पूरा जेली लाइक मटेरियल होता है, जो मैंने आपको बताया सूप की तरह की कंसिस्टेंसी होती है, उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं ना, फ्लूइड सा वो होता है, और उसके अंदर सारी ऑर्गेनेलिस पड़ी होती हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, और इस तरह से ये दो सेल्स बन जाते हैं। यानी पहले इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो अपने आप को अरेंज करेगा अपने कंटेंट्स को, और वो डिवाइड होगा न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस में, और फिर साइटोप्लाज्म जो है वो क्या करेगा, वो खुद को डिवाइड कर लेगा, यानी साइटोप्लाज्म जो है वो सेंटर से जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह हमारे पास जो है वो दो सेल बन जाएंगे, और दोनों सेल के पास जो है वो सेम तरह का न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो डिवाइड हो चुका होगा। जब हमने पढ़ा है अभी पीछे क्या नाम है, इंटरफेस, तो इंटरफेस में मैंने आपको बताया ना, जो उसका पहला फेज है G1 फेज, उसके अंदर सेल जो है वो अपनी ग्रोथ करते हैं और ऑर्गेनेलिस बनाता है। तो यही से हमें पता चल रहा है कि जब सेल डिवाइड हो जाते हैं ना, डिवाइड होने के बाद इंटरफेस शुरू हो जाती है, तब वो फिर अपनी ऑर्गेनेलिस को सबको डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि उसके पास उसका ब्रेन, उसका कंट्रोल सेंटर प्रेजेंट है। फिर उस टाइम पे वो अपनी ग्रोथ करते हैं, अपनी ऑर्गेनेलिस को डेवलप करता है। लेकिन माइटोसिस के दौरान सिर्फ और सिर्फ उसका जो है वो न्यूक्लियस ही प्रॉपर डिवाइड होता है। ऐसा नहीं है कि बाकी ऑर्गेनेलिस भी हाफ हाफ डिवाइड हो रही है दोनों सेल्स के अंदर, ऐसा नहीं हो रहा होता, सिर्फ न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर्ली डिवाइड होता है। और फिर कौन डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म। और सेल, दो सेल्स में, एक सेल से हमारे पास क्या बन जाते हैं, दो सेल्स बन जाते हैं। अच्छा, अब जो सबसे पहला फेज है उसको डिस्कस करते हैं डिटेल से, वो क्या है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस की डिवीजन, जो हमने अभी देख लिया ना, कैरियो मींस न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, और कैरियोकाइनेसिस के फर्दर कितने फेजेस हमारे पास प्रेजेंट है, 4 फेजेस जो है वो कैरियोकाइनेसिस के प्रेजेंट है। अब हम एक एक करके ना कैरियोकाइनेसिस के ये जो चारों फेजेस है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इन चारों को डिस्कस करेंगे। साथ में ये जो नीचे डायग्राम बनी हुई है ना, इसको भी देखेंगे फेजेस ऑफ माइटोसिस की। आपके पास पेपर में ना इस तरह से आ सकता है कि जो कैरियोकाइनेसिस है इसके ऊपर वो नोट लिखने के लिए दे सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, या फिर इनमें से किसी एक पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज में से कोई क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में भी ना। तो आपने इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। आगे साइटोकाइनेसिस भी है जो सेकंड फेज है इसका, उस पे भी आपके पास नोट आ सकता है लिखने के लिए, साइटोकाइनेसिस पे भी। तो हम इन सबको देखते हैं, साथ साथ इनकी डायग्राम को देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक निमोनिक बता देती हूँ। हमने वैसे भी पिछले जितने भी चैप्टर्स किए उनमें जो इस तरह डिफिकल्ट चीजें होती थी उनको हम निमोनिक से करते थे। तो अब इसके जो चारों फेजेस है ना, अक्सर इनके नाम मिक्स हो जाते हैं, या फिर ये मिक्स हो जाते हैं पहले कौन सा फेज है या उसके बाद कौन सा फेज है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस है, आपने इसके सीक्वेंस को खराब नहीं करना। अगर कैरियोकाइनेसिस पे नोट आता है तो आपने इसी तरह से ये सारे फेजेस लिखने हैं, पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज, आगे पीछे नहीं करना। मैं आपको इसके लिए ना एक हिंट बताती हूँ, वो है पी मैट। पी मैट एक निमोनिक है, इसको आप याद रख लें। पी से प्रोफेस, एम से मेटाफेस, ए से एनाफेस और टी से टीलोफेस, पी मैट, ये वर्ड याद रखना है आपने। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि प्रोफेज हमारे पास क्या है, प्रोफेज के दौरान जो थ्रेड लाइक क्रोमेटिन है, मैंने आपको न्यूक्लियस पढ़ाते हुए बताया था ना कि जो नॉर्मल सेल की जब नॉर्मल लाइफ होती है ना, जैसे कि इंटरफेस के दौरान ये सेल जब अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, उस टाइम पे न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक मटेरियल होता है ना, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये बिल्कुल थ्रेड की तरह, धागे की तरह पड़ा होता है। यानी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये इस तरह से धागे की तरह यूं पड़ा हुआ होगा, बिखरा हुआ। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड होने लगता है, सेल ने अब डिवाइड होना है, तो सबसे पहले जो सेल का क्रोमैटिन मटेरियल है ना, वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस का क्या मतलब है, वो सिकुड़ जाता है, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि वो सुलझना शुरू हो जाता है। जिस तरह यूं बिखरा हुआ वो पड़ा है ना, तो वो एक शेप में आ जाता है, वो इस तरह से ना क्रोमोसोम की
शेप में आना शुरू हो जाता है। तो सिकुड़ के या खुद को सुलझा कर वो अनटेंगल होके और अपनी ये जो उलझी हुई थ्रेड है धागे जैसी लंबी सी, ये क्या हो जाती है, ये खुलना शुरू हो जाती है और फिर ये खुलने के बाद इसकी कंडेंसेशन होती है और ये सिकुड़ कर थोड़े से थिक क्रोमोसोम्स बना देती है। क्रोमोसोम जो है वो थिक होते हैं। आप खुद देखें ना, अगर कोई धागा है कहीं पे वो बिखरा सा पड़ा हुआ है तो वो थिन थ्रेड पड़ा हुआ है ना, बिल्कुल बारीक सा धागा है। लेकिन जब आप उससे कोई शेप बनाने लगेंगे तो आप पहले उस धागे को यूं करके जब उसकी गुच्छियों को इकट्ठा करेंगे तो वो एक थिक सी लेयर की फॉर्म में आ जाएगी। तो यही हिसाब होता है क्रोमोसोम का कि वो थिक हो जाता है। अच्छा, अब हर क्रोमोसोम जो है उसके अंदर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जो कि सिंगल सेंट्रोमेयर के साथ अटैच है। क्रोमोसोम के हमारे पास किस तरह से शेप है, इस तरह से है ना। तो इसके अंदर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, एक ये क्रोमैटिड है और एक ये क्रोमैटिड है। इन दोनों को क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। एक ही क्रोमोसोम के जो दो क्रोमैटिड्स है ना उनको कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। और ये किसके साथ अटैच होते हैं, इनका ये जो सेंटर पॉइंट होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो सेंट्रोमियर के ऊपर अटैच होते हैं और ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, यानी जैसा ये है बिल्कुल वैसा ही ये है। ये जो एक जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लेना कि एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, इसका एक क्रोमैटिड ये है, इसका एक ये है, तो इन दोनों को हम सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं कह सकते। सिस्टर क्रोमैटिड्स जो सेम क्रोमोसोम के एक ही सेंट्रोमेयर के ऊपर दो क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं, सिर्फ उनको कहते हैं और वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। इसका क्रोमैटिड और इसका क्रोमैटिड आइडेंटिकल है या नहीं, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये दोनों क्रोमैटिड्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले तो क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो गया, क्रोमोसोम बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, सेकंड स्टेप की जो न्यूक्लियर एनवेलप है ना, वो क्या हो जाता है, और जो न्यूक्लियोलस है वो प्रोफेज के दौरान उसकी भी ब्रेक डाउन हो जाती है। न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द ये जो हमारा सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके इर्द-गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है, सब न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं ना। अब ज़ाहिर है न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल ने डिवाइड होना, तो न्यूक्लियर एनवेलप ने तो पहले ब्रेक डाउन होना है ना, कि अगर इसके मटेरियल ने, अंदर वाले मटेरियल ने डिवाइड होना है तो इसका ब्रेकडाउन होना जो है, इसका खुलना ज़रूरी है। तो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर एनवेलप है और न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस एक प्रेजेंट होते हैं, एक स्ट्रक्चर जो कि डेंस सा होता है, बड़ा प्रोमिनेंट सा होता है, वो भी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये 2 बातें हमने पढ़ ली। अच्छा, जो प्रोफेज के अंदर स्टार्ट हो जाती हैं। फिर जो सेंट्रोसोम है ना सेल का, वो डुप्लीकेट हो जाता है 2 में। अब सेंट्रोसोम क्या होता है, एनिमल सेल्स के अंदर ये सिर्फ प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम। ये ना इस तरह से होता है, जिसको मैंने आपको बताया था कि सेल को एक फ्रेमवर्क देता है, सेल को एक स्ट्रक्चर देता है। जब मैंने आपको ये ऑर्गेनेली पढ़ाई थी, ये 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। एक सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ना 90 के एंगल पे ये प्रेजेंट होते हैं, परपेंडिकुलर, और पेयर की फॉर्म में। ये एक सेंट्रियोल ये है, एक सेंट्रियोल ये है, और इनका जो पेयर होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम कहते हैं, और ये न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही सेल डिवीजन शुरू होती है ना, वैसे तो नॉर्मली सेल में एक ही पेयर होता है सेंट्रोसोम का, लेकिन जब सेल डिवीजन शुरू होती है ना तो सेंट्रोसोम जो है वो क्या कर देता है, वो डुप्लीकेट हो जाता है। अच्छा, डुप्लीकेट होकर ये 2 सेंट्रोसोम बन जाएंगे। 2 सेंट्रोसोम का जो एक सेंट्रियोल्स का पेयर था ना जिसको हम सेंट्रोसोम कहते थे, अब 2 सेंट्रोसोम बन गए, यानी 4 सेंट्रियोल्स हो गए हैं ना। जैसे ही सेल डिवाइड होना शुरू होगा, अब ये जो 2 सेंट्रोसोम्स है ना, ये ऑपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस में माइग्रेट कर जाएंगे। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर। ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के पास सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। अब ये जो है वो डुप्लीकेट होकर 2 में हो गया, तो अब क्या होगा कि एक जो है वो न्यूक्लियस के इस साइड पे आ जाएगा, एक न्यूक्लियस के इस साइड पे आ जाएगा। दोनों जो है वो न्यूक्लियस के ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे, एक इस साइड पे और दूसरा दूसरी साइड पे, मुख्तलिफ साइड्स पे चले जाएंगे। अच्छा, जब ये माइग्रेट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है, इसे डुप्लीकेट करके दूसरा बनाया, अब दोनों माइग्रेट करें, एक इस तरफ आ रहा है, एक इस तरफ को जा रहा है। तो इस माइग्रेशन के दौरान, यानी इस हिजरत के दौरान, इस मूवमेंट के दौरान वो एक नेटवर्क बना लेते हैं, किस चीज का, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, जो हमने अपने पिछले चैप्टर में डिटेल से भी पढ़ा है इनको, कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का ना ये क्या बना लेते हैं, एक नेटवर्क सा बना लेते हैं, पूरी एक चेन बना लेते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। अब स्पिंडल फाइबर्स हमारे पास क्या होता है, ये प्रोटीन्स के ना क्या होते हैं, धागे से होते हैं, बिल्कुल बारीक से ना प्रोटीन्स के धागे होते हैं, सही है। अब इनका जो कंप्लीट सेट होता है ना उसको क्या कहते हैं, माइटोटिक स्पिंडल। इसको भी हम डायग्राम से देखते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये मूव जब कर रहे होते हैं ना सेंट्रोसोम, दोनों ऑपोजिट साइड पे न्यूक्लियस के, तो इनके दरमियान में ये फाइबर्स धागे धागे से यूं करके बनना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, और इस पूरे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं।
अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि जो प्लांट सेल्स है ना, प्लांट के सेल्स, उनके अंदर हमने जब ये ऑर्गेनेली पढ़ी थी ना सेंट्रोसोम, तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। तो प्लांट सेल में जब सेंट्रोसोम नहीं होता तो उनके स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही उसका एक क्लस्टर सा बन जाता है, गुच्छा सा बन जाता है। माइटोटिक स्पिंडल कहाँ से बनते हैं, उनके फाइटो एग्रीगेशन होते हैं, इकट्ठा होना, गुच्छा बना देना, क्लस्टर बना देना, इकट्ठा हो जाना। तो साइटोप्लाज्म, ये जो सेल के अंदर जेली लाइक मटेरियल है, इसके अंदर ही उसके जो स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल है ना, वो बनना शुरू हो जाते हैं। इसी के अंदर जो फाइबर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं, उनसे क्या उनकी एग्रीगेशन होना शुरू हो जाती है, यानी धागे जो स्पिंडल फाइबर जो साइटोप्लाज्म के अंदर है उसी की एग्रीगेशन होती है, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और माइटोटिक स्पिंडल बना देते हैं। अब यहाँ पे जो डायग्राम है ना, इससे हम पहले प्रोफेज को अब देख लेते हैं। देखिए, ये जो सबसे पहले हमारे पास क्या था, इंटरफेज के फेज में है ना सेल, और सेल के जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा नॉर्मल फेज में, अब इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इसी तरह से गुच्छे की तरह, धागे के गुच्छे की तरह हमारे पास बिखरा हुआ पड़ा हुआ है क्रोमेटिन। अच्छा, ये न्यूक्लियोलस है, जो इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोमिनेंट डेंस प्रेजेंट होता है, जहाँ से राइबोसोम्स की असेंबलिंग होती है, राइबोसोम्स बनते हैं, फिर राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियोलस। और इसके इर्द गिर्द ये जो रेड कलर की आपको नजर आ रही है ना, ये क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप, ये मेम्ब्रेन होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। और ये है सेंट्रोसोम, ये इस तरह से हमारे पास होते हैं, बिल्कुल दो सेंट्रूल्स होते हैं, एक सेंट्रूल ये और एक सेंट्रूल ये दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 के एंगल पे पड़े होते हैं, और इस ऑर्गेनेली को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। इसके इन दोनों के पेयर को हम कहते हैं सेंट्रोसोम। तो ये इंटरफेस की अभी स्टेज चल रही है। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड होने लगा और सबसे पहले अपनी फेज में आया, डिवाइड हो रहा है ना माइटोसिस से, सबसे पहले तो है कैरियोकाइनेसिस ने होना, न्यूक्लियस ने डिवाइड होना, और कैरियोकाइनेसिस का सबसे पहला फेज क्या है, प्रोफेज। तो सेल की माइटोसिस के थ्रू जो डिवीजन हो रही है, उसमें सबसे पहला फेज क्या है, प्रोफेज है। अब प्रोफेज में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसकी कंडेंसेशन होगी, वो इकट्ठा होगा और क्रोमोसोम्स बना देगा। अब ये क्रोमेटिन जो है, ये सारे ये इकट्ठे होंगे और क्या बना दिया इन्होंने, क्रोमोसोम बना दिया। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये दो क्रोमोसोम इस तरह से हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम्स बन रहे हैं ये, और ये जो सेंटर में जिस चीज के साथ ये अटैच है उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। और जो ये दोनों हैं, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो दो क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है, इनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। एक क्रोमोसोम पे दो क्रोमेटिड्स होते हैं जो कि सेंट्रोमियर के साथ अटैच्ड होते हैं, और बाकी इनके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं स्पेशल, उनको हम काइनेटोकोर कहते हैं, वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, अब आगे हमने ये देखा कि जो सेंट्रोसोम है वो क्या करता है, वो डुप्लीकेट हो जाता है। जैसे प्रोफेज में सेल डिवीजन शुरू होती है तो सेंट्रोसोम जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है, यानी अपनी एक और कॉपी बना देता है, एक और इसकी इस तरह की कॉपी बन जाएगी। अब ये दोनों कॉपीज जो है ना, एक न्यूक्लियस के इस साइड पे मूव कर जाएगी, एक न्यूक्लियस के इस साइड पे मूव कर जाएगी, दोनों ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर जाती हैं, जैसे कि ये दोनों मूव कर गई हैं न्यूक्लियस के ऑपोजिट पोल्स पे। लेकिन इस मूवमेंट के दौरान क्या होता है कि इनके दौरान ये इनके दरमियान जो है ना, ये स्पिंडल्स बन जाते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के ये स्पिंडल्स होते हैं, धागे से होते हैं, जो कि इनके दरमियान में यूं बन जाते हैं। सही है, ये एक नेटवर्क बना देती हैं। जब एक इस तरफ जा रही है, दूसरी दूसरी तरफ जा रही है, तो इनके दरमियान एक नेटवर्क सा बन जाता है, जिसको जो कि स्पिंडल फाइबर्स का नेटवर्क होता है। और इस पूरे सेट को हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। अच्छा, मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज के दौरान ये जो स्पिंडल फाइबर्स थे ना, जो अभी हमने देखा प्रोफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स बने, वो स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, वो क्रोमोसोम्स के साथ बाइंड होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब वो क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम है हमारे पास इस तरह का जो बना हुआ है, और उसकी ये सेंटर में ये जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, जो सेंटर है जिसके साथ ये अटैच है दोनों क्रोमेटिड्स। अच्छा, वो क्या करते हैं कि वो जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, वो इसके साथ इस सेंट्रोमियर के साथ साथ आके अटैच होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सेंट्रोमियर के ऊपर ना एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, ये अपने याद रखना है कि उस प्रोटीन का नाम होता है काइनेटोकोर प्रोटीन्स, जो कि सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट होती हैं। और ये काइनेटोकोर प्रोटीन्स होते हैं जहाँ आके स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच हो जाती हैं। जैसे आप समझे किसी बटन के ऊपर आके धागे फिट नहीं होना शुरू हो जाते, इस तरह से ये एक बटन का काम करते हैं, और इसके ऊपर आके ये जो सारे स्पिंडल फाइबर्स के धागे हैं ना, वो इसके ऊपर आके फिट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, दो स्पिंडल फाइबर्स दोनों साइड से आएंगी और एक क्रोमोसोम के साथ बाइंड करेंगी। सही है, और अगर क्रोमोसोम जो है वो क्या करेगा, वो स्पिंडल फाइबर्स के साथ अलाइन होना शुरू हो जाएगा। कहाँ पे, सेल के इक्वेटर पे। इक्वेटर क्या होता है, जैसे हम अर्थ का भी जब देखते हैं ना, ग्लोब में अर्थ को देखते हैं, तो ये जो इसका सेंटर होता है, इसको क्या लिखा हुआ होता है, इक्वेटर लिखा हुआ होता है। तो इसी तरह से ये जो सेल का भी ये सेंटर होता है ना, यहाँ पे आके सारे क्रोमोसोम्स उसके इक्वेटर के ऊपर आके अलाइन होना शुरू हो जाएंगे एक सीधी लाइन के ऊपर। से ये अब क्या होगा कि ये जो इक्वेटर के ऊपर क्रोमोसोम सीधी लाइन में लाइन होते हैं ना, ये बिल्कुल फ्लैट एक सीधी प्लेट की शक्ल में आ जाता है, जैसे प्लेट होती है ना, एक उसकी शक्ल में आ जाते हैं। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट, क्योंकि मेटाफेज के दौरान बनी।
मेटाफेज में क्या हुआ, इसमें यही हुआ कि स्पिंडल फाइबर्स जो थे वो क्रोमोसोम्स के साथ आके बाइंड किए उनके सेंट्रोमियर के ऊपर। अच्छा, सेंट्रोमियर में स्पेशल प्रोटीन्स थे जिसके ऊपर वो बाइंड किए। अब क्या है कि जो दो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो एक क्रोमोसोम के साथ बाइंड करती हैं और क्या बनते हैं, आगे से मेटाफेज प्लेट बनती है। ये अब इसके डायग्राम में देखें, यहाँ तक तो हमने कर लिया था ना, हमारे पास ये बन गए थे माइटोटिक स्पिंडल्स बन गए थे, स्पिंडल फाइबर्स बन गए थे और क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स बन गए थे। और ये सेंट्रीओल्स जो थे ये भी डुप्लीकेट होके दोनों न्यूक्लियस के ऑपोजिट साइड पे चले गए थे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट फेज है वो क्या है, प्रोफेज। अब प्रोफेज में क्या होना है, हमारे पास ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, ये क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होने हैं और क्रोमोसोम ने सेल का जो ये सेंटर है ना, इक्वेटर है, इसके ऊपर अलाइन हो जाना है। तो अब ये देखें, ये हर स्पिंडल फाइबर जो है एक साइड से आया, यहाँ पे उन्होंने बोला ना दोनों साइड से, फ्रॉम बोथ साइड्स। जहां पे आपका मेटाफेज के सेकंड पैराग्राफ शुरू हो रहा है वहां पे वो कहते हैं कि फ्रॉम बोथ साइड्स आपके पास जो है वो दो स्पिंडल फाइबर्स आते हैं, यानी एक स्पिंडल फाइबर एक साइड से आएगा, एक स्पिंडल फाइबर दूसरी साइड से आएगा, दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर आएंगे और इसका जो सेंट्रोमियर है ना, सेंटर है, इसके ऊपर आके अटैच हो जाएंगे। कोई भी देखे ना क्रोमेटिड्स के साथ नहीं अटैच हुआ हुआ, ये जो इसका क्रोमेटिड है, ये इसका क्रोमेटिड होता है ना, एक ये इस तरह से, ये एक इसका क्रोमेटिड है, ये सेंट्रोमियर के ऊपर अटैच होता है और फिर ये इसका दूसरा क्रोमेटिड होता है। तो कोई भी आके क्रोमेटिड के ऊपर आके अटैच नहीं हुआ, सब के सब जो है वो इस सेंट्रोमियर के ऊपर आके ही अटैच हो रहे हैं। अब ये सारे स्पिंडल्स जो हैं वो आके सेंट्रोमियर के ऊपर अटैच होते जाएंगे और ये जो सेंटर में बिल्कुल एक प्लेट की फॉर्म में इक्वेटर के ऊपर ये अलाइन हो गया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ये आपके पास शॉर्ट में भी आ सकता है कि मेटाफेज प्लेट क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर डायग्राम में एक और चीज शो की हुई है कि देखें, ये अटैच स्पिंडल्स और ये क्या होते हैं, फ्री स्पिंडल्स। यानी जो स्पिंडल जो है वो सेंट्रोमियर के साथ, ये जो स्पिंडल या जो फाइबर जो है, जो धागा है, वो सेंट्रोमियर के साथ आके अटैच हो गया, उसे हम अटैच स्पिंडल कहते हैं। और जो अटैच नहीं हो सका, जो ऐसे बीच में छूट गया कहीं कहीं पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्री स्पिंडल। अब हमारे पास जो थर्ड फेज है ना कैरियोकाइनेसिस का, वो क्या होता है, वो होता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हुए, हमने देखा ना कि सेंटर में हमारे पास सारे क्रोमोसोम जो है वो इस तरह से सेल के सेंटर पे अलाइन हो गए और उसके ऊपर आके स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्या हुए हुए हैं, अटैच हुए हुए हैं। अब ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, पुल करना शुरू कर देंगे, खींचना शुरू कर देंगे क्रोमोसोम्स को, जो है वो सेल के जो एंड है ना, कॉर्नर्स हैं, जो उसके पोल्स हैं, उसकी तरफ जो है वो इसको क्या करना शुरू कर देंगे, पुल करना शुरू कर देंगे, खींचना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब इस पुलिंग की वजह से क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट। फॉर एग्जांपल ये एक सेंट्रोमियर है ना, इसके ऊपर ये एक क्रोमेटिड है और एक ये जो है वो दूसरा क्रोमेटिड, इस तरह से दो क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं। अब वो सेपरेट हो जाएंगे, यानी एक सेंट्रोमियर के ऊपर सिर्फ एक क्रोमेटिड और दूसरे सेंट्रोमियर के ऊपर दूसरा क्रोमेटिड, ये इस तरह से ना दो सेपरेट क्रोमेटिड्स बन जाएंगे। तो क्रोमोसोम के जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो धागे है ना, ये इनको खींचेगा, एक को इस तरफ एक को इस तरफ, दोनों साइड से धागा आ रहा है ना, ये जो स्पिंडल आ रहा है, फाइबर आ रहा है, एक इस साइड से आ रहा है, एक इस साइड से आ रहा है। तो वो क्या करेगा, इसमें से एक सिस्टर क्रोमेटिड को इस साइड पे खींच लेगा और दूसरा वाला जो है वो एक को दूसरी साइड पे खींच लेगा। तो इस तरह से जो दो बिल्कुल सिमिलर, हमने पढ़ा है ना कि क्रोमेटिड्स जो है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, एक क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल सिमिलर है। तो वो दोनों जो है वो पोल्स की तरफ मूव कर देंगे, यानी एक क्रोमेटिड इस पोल की तरफ और एक क्रोमेटिड इस पोल की तरफ जो है वो क्या कर जाएगा, वो मूव कर जाएगा। ये देखें, यहाँ पे अब ये इक्वेटर के ऊपर अलाइन हो चुके थे, यहाँ तक इतना काम हो चुका था, मेटाफेज प्लेट हमारे पास बन चुकी थी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि ये जो फाइबर्स है ना, एक क्रोमेटिड को इस तरफ ले आएंगे, एक सिस्टर क्रोमेटिड को, और एक सिस्टर क्रोमेटिड को उस तरफ, ये दोनों जो है वो इसको क्या कर लेंगे, पुल कर लेंगे, जैसे कि खींचना शुरू कर देंगे। कि पहले ये दोनों जो थे वो एक दूसरे के साथ क्यों अटैच थे, अब आप समझ लें कि दोनों साइड से एक एक धागा आया, जो मेरी इस फिंगर्स के ना सेंटर में अटैच हो गया आके, सही है, एक धागा इस साइड से आया और एक धागा जो वो दूसरी साइड से आया है और इनके ना सेंटर में आके क्या हो गया, अटैच हो गया। थोड़ी देर बाद एक धागा जो है वो मेरी इस फिंगर को इधर खींच लेगा और दूसरी फिंगर को उधर खींच लेगा, तो मेरी दोनों फिंगर्स है इस तरह से होके दोनों जो है वो ऑपोजिट साइड्स पे चली गई है, सही है। अब मेरी ये दोनों की दोनों जो फिंगर्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर थी ना, एक जैसी थी। अब एक फिंगर इस तरफ चली गई और एक फिंगर उस तरफ को चली गई, यानी जिस तरह ये सेंटर में अटैच है जिस पॉइंट के ऊपर, वहीं पे आके धागा बाइंड करा और दोनों साइड से आके, और उसने उसको पुल करके दोनों को साइड पे कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे भी यही होता है
कि यहाँ पे इसके सेंटर पे जहाँ पे जिस पॉइंट से ये अटैच थे वहां पे आके इसने बाइंड किया, एक धागे ने इस साइड से, एक स्पिंडल ने इस साइड से, और फिर इन्होंने क्या कर लिया, क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमेटिड्स को, एक क्रोमेटिड को इस तरफ पुल कर लिया, एक को इस तरफ। यही वो तरीका है जिससे हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर दोनों सेल में सेम रहता है। हमने शुरू में देखा ना कि एक सेल डिवाइड होता है और 2 सेल बनते हैं, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। अगर इसमें 46 है पेरेंट सेल में, तो दोनों डॉटर सेल्स में भी 46 होंगे। अब वो कैसे होंगे, वो ऐसे होते हैं कि ना ये साइज में थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन दोनों जो है वो बिल्कुल सेम साइज के होते हैं। जितना पेरेंट सेल उतने ही डॉटर सेल्स होते हैं। अच्छा, अब ये 46 कैसे होते हैं, क्योंकि पेरेंट सेल के अंदर तो ये 46 इस फॉर्म में थे ना क्रोमोसोम्स। अब वो डॉटर सेल्स के अंदर जब जाएंगे तो वो बिल्कुल एक क्रोमेटिड इस तरह से करके ये 46 होंगे, और इसके अंदर भी 46, यानी ये हाफ हाफ में डिवाइड होके ना दोनों के अंदर चले जाएंगे। अब इसके अंदर भी 46 क्रोमेटिड्स है, इसके अंदर भी 46 है, और हमने जो पिछला अपना लेक्चर पढ़ा है तो उसमें हमने देखा था जो इंटरफेस का एस फेस है, इंटरफेस का जो एस फेस है उसमें हमने पढ़ा कि जो क्रोमेटिड्स हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, यानी अपनी एक कॉपी बना लेते हैं। तो कोई मुश्किल तो नहीं है ना, ये इसने अपनी बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सिमिलर कॉपी बना देनी है, तो फिर ये भी इसके ऊपर डबल होते जाएंगे, ये भी अपने क्रोमेटिड्स की एस फेस के अंदर जो है वो कॉपी बना देगा, क्योंकि माइटोसिस के बाद इंटरफेस का फेज शुरू हो जाता है ना, सेल की डिवीजन के बाद वो इंटरफेज में चला जाता है, जिसमें वो अपनी ग्रोथ करता है, अपनी ऑर्गेनेलिज को डेवलप करता है, अपने प्रोटीन्स को डेवलप करता है, और उसी के अंदर जो एस फेज है उसमें वो अपने डीएनए को, अपने जेनेटिक मटेरियल को और क्रोमेटिड्स वगैरह की क्या बनाता है, कॉपी। तो इस तरह से ये हाफ हाफ होके दोनों में एक एक मतलब क्रोमोसोम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होके दोनों के अंदर चला गया, तो दोनों में 46 क्रोमोसोम्स आ गए, यानी एक एक आइडेंटिकल जो क्रोमोसोम था वो दोनों में आ चुका है, एक एक जो है पार्ट वो आ चुका है। और दूसरा जो आइडेंटिकल सेम पार्ट उन्होंने बनाना है वो खुद एस फेस के अंदर बना के अपने क्रोमोसोम को जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इस कैरियोकाइनेसिस का, यानी न्यूक्लियस की जो डिवीजन हमारे पास चल रही थी उसका क्या है, लास्ट फेज है जो कि टीलोफेज है। इस फेज के अंदर क्या है कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो नया बनता है, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो गए थे ना प्रोफेज के दौरान, हमने देखा कि न्यूक्लियर एनवेलप की ब्रेक डाउन हो जाती है। अब जब ये मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल था वो इक्वली डिवाइड हो चुका है ना दोनों साइड्स के ऊपर, हाफ क्रोमोसोम इधर चले गए, हाफ इधर चले गए, एक सेंट्रोसोम इधर चला गया, एक सेंट्रोसोम इधर चला गया, इस तरह से करके इनका जो न्यूक्लियस के अंदर का पूरा मटेरियल था वो हाफ हाफ में डिवाइड हो चुका हुआ है। तो अब क्या होगा कि इसके फिर दोनों के इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा, यानी एक ही सेल के अंदर हाफ हाफ में अभी वो डिवाइड हो चुका है, तो दोनों के अंदर क्या बन जाएगा, फिर उसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा। ये इसी तरह से जैसे घर शिफ्टिंग हो रही होती है ना, तो वो अपना सारा सामान सेटिंग हो रही होती है इस तरह से, तो सेल भी जो है वो शिफ्ट हो रहा है ना, 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है, तो वो अपने हर चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, सेट करते हैं। अच्छा, अभी दोनों के इर्द गिर्द जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा। सेपरेटेड क्रोमोसोम, जब ये जो क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं और ये जो न्यूक्लियो, और उसके बाद क्या होगा कि न्यूक्लियोलस रिफॉर्म हो जाएगा। जो न्यूक्लियोलस हमने कहा था प्रोफेज के दौरान जिसकी ब्रेकडाउन होती है वो रीफॉर्म हो जाएगा, दोबारा से बन जाएगा। तो दोनों जो सेट है क्रोमोसोम्स के वो अनफोल्ड हो जाएंगे दोबारा से, किस फॉर्म में, क्रोमेटिन की फॉर्म में। यानी कि अब डिवीजन के दौरान हमने देखा कि क्रोमेटिन जो था वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो क्रोमोसोम में कंडेंस होकर कन्वर्ट हुआ। यानी अब क्या होगा कि जब डिवीजन खत्म हो जाएगी ना, तो अब दोबारा से जो क्रोमोसोम है वो फिर से अनफोल्ड हो जाएगा, खुल जाएगा, और इसी तरह से धागे की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, बिखरी सी स्ट्रक्चर में आ जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमोसोम सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान नजर आता है, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है उसी दौरान हमें क्रोमोसोम नजर आता है, तो जब सेल डिवाइड हो जाता है तो फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं टीलोफेज को। अब यहाँ तक जब तक हमने एनाफेज देखा था, तो इसमें जो है वो 2 सेंट्रोसोम भी साइड पे हो गए थे, सेपरेट हो गए थे, दोनों जो है वो डिफरेंट पोल्स की तरफ चले गए थे। और उसके बाद क्या हो गया कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स है वो भी उनका एक क्रोमेटिड इस साइड पे आ गया और एक क्रोमेटिड इस साइड पे आ गया। अब क्या हो जाएगा, जब ये मटेरियल डिवाइड हो चुका हुआ है तो अब इसके इर्द गिर्द क्या बन जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बन जाएगा, और न्यूक्लियर एनवेलप के बाद अंदर जो न्यूक्लियोलस था वो भी रीफॉर्म हो जाएगा, वो भी दोबारा से जनरेट हो जाएगा। अब आपको नजर आ रहा है पहले क्रोमोसोम किस तरह से थे, एक सेंट्रोमियर के साथ 2 क्रोमेटिड्स अटैच थे, लेकिन अब जो ये डिवीजन हुई है तो एक सेंट्रोमियर के साथ एक क्रोमेटिड अटैच है। अगर हमारे पास इस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स थे, तो अब डिवीजन के बाद जो ये 2 सेल्स बनेंगे इसमें भी 46 होंगे, इसमें भी 46 होंगे, क्योंकि इसमें 2 क्रोमेटिड्स एक सेंट्रोमियर के साथ अटैच थे, और यहाँ पे एक सेंट्रोमियर के साथ एक क्रोमेटिड अटैच है, लेकिन होंगे टोटल ये भी 46 और ये भी 46, और आगे चल के ये अपनी ग्रोथ वाले फेज में इसका डुप्लीकेट बनाते जाएंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल सेम डुप्लीकेट, और कंप्लीट कर लेंगे अपने क्रोमोसोम को। अच्छा, अब यहाँ तक टीलोफेज में हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप भी जनरेट हो गया और न्यूक्लियोलस भी बन गया। अब क्या होता है आगे हमारे पास जो लास्ट होता है वो क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म जो है
वो भी डिवाइड हो जाता है। ये जो सेंटर में हमारे पास आपको येलो कलर का एक फ्लूइड नजर आ रहा है ना, ये साइटोप्लाज्म होता है, जिसके अंदर सेल की सारी ऑर्गेनेलीज वगैरह पड़ी होती हैं। अब नेक्स्ट फेज में ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये भी सेंटर से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और जब ये सेंटर से डिवाइड हो जाता है तो सेल जो है वो दो पार्ट्स में बट जाता है। पहले वो सेल एक ही सेल की फॉर्म में था, उसके अंदर जो न्यूक्लियस था उसके सारा मटेरियल उसने डिवाइड कर लिया, अपना न्यूक्लियस का हाफ मटेरियल इस साइड पे आ गया, हाफ इस साइड पे आ गया। और फिर ये जो सेंटर में इसके साइटोप्लाज्म था ना, उसने खुद को क्या कर लिया, डिवाइड कर दिया। तो अब ये एक सेल ये बन गया और एक सेल ये बन गया। इस तरह से ये दो सेल्स में डिवाइड हो गया प्रॉपरली। अब कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन होना। अब साइटोकाइनेसिस की डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यानी जो सेल का जो जेली लाइक मटेरियल होता है जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलिज पड़ी होती है, वो अब उसकी डिवीजन हो जाती है, वो डिवाइड हो जाता है। और इस तरह से सेल जो है वो दो पार्ट्स में यानी एक सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अच्छा, अब साइटोकाइनेसिस जो है ना वो एनिमल सेल्स में डिफरेंट है और प्लांट सेल्स में डिफरेंट है। अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में साइटोकाइनेसिस पे नोट लिखने के लिए आ जाए तो पहले आपने उसकी डेफिनेशन की हेडिंग देके डेफिनेशन लिख देनी है, उसके बाद आपने साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स की हेडिंग देके ये एनिमल सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस है उसको लिखना है। फिर आपने साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स की हेडिंग देके ये प्लांट सेल्स की साइटोकाइनेसिस को लिखना है। अब एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, ये उसकी डायग्राम भी आपको नजर आ रही होगी कि एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस ऐसे होती है कि एक फरो डेवलप होता है। फरो कहते हैं ग्रूव को यानी गढ़े को, गढ़ा सा एक डेवलप हो जाता है। ये आपको नजर आ रहा है, ये फरो ये बन गया, ये गढ़ा सा बन गया। सही है, जैसे वो सड़क पे भी होते हैं ना खड्डे से गढ़ा, इस तरह का ना एक गढ़ा बन गया। अच्छा, अब ये क्या होता है, ये फरो जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर डेवलप होता है। ये सेल की मैंने आपको बताया था कि सेल के इर्द गिर्द एक जो लेयर होती है जो कि सेल के अंदर वाले सारे पोर्शंस को जो है वो क्या कर रही होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है, और उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब ये क्या होता है कि इस सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसमें ही यूं करके एक घड़ा बन जाता है, सेल मेम्ब्रेन ही अंदर को चली जाती है। अच्छा, अब क्या होता है, इस फरो पर यानी इस ग्रूव पर, इस गड़े में जो साइटोप्लाज्म है ना वो क्या बना देता है, साइटोप्लाज्म में रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स बन जाते हैं। रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स क्या है, जो पीछे हमने साइटोस्केलेटन एक ऑर्गेनेली पढ़ी थी और उसके जो है वो तीन टाइप्स थे। एक हमारे पास जो थी वो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, माइक्रोफिलामेंट्स थे और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स थे। तो उसमें से जो माइक्रोफिलामेंट्स है ना, अच्छा वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर आके एक रिंग बना देते हैं। इसके सेल के अंदर ना यहाँ पे आके साइटोप्लाज्म में ये एक रिंग सी बना देते हैं, आपको नजर आ रही है, ये एक रिंग सा स्ट्रक्चर बना देते हैं माइक्रो फिलामेंट्स, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिंग ऑफ माइक्रो फिलामेंट्स। सबसे पहले ये ग्रूव बना, क्लीवेज फरो जिसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स बन गई। अब ये जो रिंग है ना, ये जो माइक्रोफिलामेंट्स की रिंग सेंटर में बनी है, ये क्या करती है, ये आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ना शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे ये रिंग यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगी, सुकड़ के छोटी होती जाएगी, वैसे वैसे ये जो फरो है ना ये भी इसके साथ साथ अंदर की तरफ जाता जाएगा। रिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द फरो मूव्स इनवर्ड। फरो किधर जाएगा, अंदर की तरफ, इनवर्ड जाना शुरू हो जाएगा और ज्यादा गहरा होना शुरू हो जाएगा अंदर की तरफ। और इस तरह से जो पेरेंट सेल है वो क्या हो जाता है, वो पिंच हो जाता है, यानी प्रेस होकर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है दो में। कि पहले यहाँ पे हमारे पास फरो बना, उसके बाद माइक्रोफिलामेंट्स की रिंग बनी साइटोप्लाज्म में। अब उस रिंग ने आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर दिया, सुकड़ना शुरू कर दिया, और ये फरो जो था वो इनवर्ड जो था वो मूव होना शुरू हो गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, ये पिंच हो गया, प्रेस हो गया, और सेल जो था वो दो सेल्स में, एक सेल जो था वो दो सेल्स में डिवाइड हो गया। अब आगे जो है वो हम देखते हैं कि प्लांट सेल्स के अंदर कैसे होती है हमारे पास साइटोकाइनेसिस, प्लांट सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म की डिवीजन कैसे होती है। तो प्लांट सेल्स के अंदर ये फरो नहीं बनता, क्लीवेज फरो जो है वो बनता है एनिमल सेल्स की साइटोकाइनेसिस में, और रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स भी एनिमल सेल्स की साइटोकाइनेसिस में बनता है। ये आपके पास एमसीक्यूज में भी आ जाए तो अपने पॉइंट्स याद रखने हैं। अच्छा, अब प्लांट सेल्स में क्या होता है, जो गोल्जी ऑपरेटस हमारे पास एक ऑर्गेनेली हमने पढ़ी है बड़ी डिटेल से गोल्जी ऑपरेटस की। तो गोल्जी ऑपरेटस जो वो क्या बनाता है, वो वेजिकल्स बनाना शुरू कर देते हैं। वेजिकल्स क्या होते हैं, वो ऐसे होते हैं जैसे ना पाउच या सैक, या जैसे हम उसको कह सकते हैं थैलियां छोटी छोटी सी, इस तरह के ना वेजिकल्स, वो वेजिकल्स के फॉर्म में सिक्रीशंस करते हैं। वैसे भी गोल्जी ऑपरेटस वो क्या करते हैं कि अपने अंदर से, गोल्जी ऑपरेटस का काम क्या होता है, इसको हम वो कहते हैं ना कुरियर, या कुरियर कहते हैं, या ये क्या करता है, ये पैकेज करता है, पैकेजिंग करता है। जितने भी हमारे पास सेल के अंदर सब्सटेंसेस होते हैं ना, ये उनको मॉडिफाई करते हैं, उनकी पैकेजिंग करता है, फिर वेसिकल्स की फॉर्म में उनको, यानी छोटी छोटी थैलियों की फॉर्म में उनको डिलीवर कर देते हैं। अब गोल्जी ऑपरेटस वेसिकल्स बनाते हैं। ये वेसिकल्स जो हैं वो मिडल में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। ये प्लांट सेल जो है ना, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे,
ये हमारे पास जो है ना वो प्लांट सेल है। अब इसके अंदर ये जो वेसिकल्स है ना, ये मिडल में क्या होना शुरू हो जाएंगे, ये वेसिकल्स सारे के सारे मिडल में इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। आपको ये नजर आ रहा है, ये सारे वेसिकल्स जो है वो इसके मिडल में इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये वेसिकल्स जो है वो क्या करते हैं, ये फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज होता है मिल जाना एक दूसरे के साथ ना, जुड़ जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं और इसी तरह से एक प्लेट बना देते हैं। जैसे हमने पीछे वो मेटाफेस प्लेट देखी थी ना, कि वो हमारे पास सेंटर से वो मिल जाते हैं और मेटाफेस प्लेट बन जाती है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जब ये सारे वेसिकल्स फ्यूज करते हैं तो हमारे पास एक प्लेट की फॉर्म में बन जाते हैं, एक बिल्कुल फ्लैट सी प्लेट बन जाती है और उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। हमारे पास एनिमल सेल में तो क्लीवेज बनता था और रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स बनती थी ना, लेकिन प्लांट सेल्स में क्या बनते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बनते हैं। अब ये प्लेट कहाँ ग्रो करती है, आउटवर्ड। एनिमल सेल के अंदर कहाँ ग्रो हो रही थी, इनवर्ड ग्रोथ हो रही थी। एनिमल सेल्स के अंदर ये जो रिंग थी ना, ये जो मूव की, और ये जो फरो था वो किधर मूव किया था, इनवर्ड, अंदर की तरफ मूव किया था। लेकिन प्लांट सेल के अंदर हमारे पास क्या होगा कि ये जो है ना हमारे पास प्लेट, ये जो सेंटर में हमारे पास प्लेट बनी है इनकी वेसिकल्स की, आपको थैलियां थैले से नजर आ रही है ना, गोल गोल सी, इनकी हमारे पास जो है वो एक प्लेट बन गई। यहाँ पे इन ब्लैक्स इनकी ये अलाइन हो गया और हमारे पास क्या बन गई, प्लेट बन गई। अब ये प्लेट कहाँ मूव करेगी, आहिस्ता आहिस्ता आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ये आपको नजर आ रहा है, बाहर की तरफ ये मूव करेगी। और उसके बाद क्या होगा, ये बाहर की तरफ मूव करते करते ये जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज कर जाएगी, उसके साथ जुड़ जाएगी। और फिर उसके साथ जुड़ने के बाद यहाँ से जो सेल है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास दो सेल्स बन जाएंगे, एक सेल से दो सेल्स। ये प्लेट जो है वो आउटवर्ड ग्रो करेगी, ये बात आपने याद रखनी है। एनिमल सेल्स के अंदर जो फरो बनता है वो इनवर्ड मूव करता है, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर जो प्लेट बनती है वो आउटवर्ड मूव करती है, बाहर की तरफ मूव करती है और मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर देती है, सेल मेम्ब्रेन के साथ। और उसके बाद हमारे पास क्या बन जाते हैं, एंड में दो डॉटर सेल्स हमारे पास बन जाती हैं। ये डायग्राम भी आपने लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है, साइटोकाइनेसिस पे नोट आएगा, तो जब एनिमल सेल्स का आपने पॉइंट लिखना है तो साथ उसकी डायग्राम बना देनी है। फिर जब प्लांट सेल का लिखना है हेडिंग, तो फिर आपने प्लांट सेल की डायग्राम बना देनी है। अब आगे हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ये बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन ये भी आपके पास ना लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, नोट के राइट अ नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस, अहमियत। कि जो हमने पूरा माइटोसिस का प्रोसेस अभी पढ़ा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में, इस प्रोसेस की, इसकी अहमियत क्या है, माइटोसिस की, सेल्स के डिवाइड होने की हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, बढ़ना। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बेबी है, वो कितना छोटा सा होता है, आहिस्ता 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 वो बढ़ता जाता है ना, साथ साथ हाइट भी बढ़ती है, फिजिक बढ़ती है, बॉडी बढ़ती है, साइज इंक्रीज होता है बॉडी का। तो हमारे पास जो है वो क्या करें, ग्रोथ में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है, यानी जब वो बढ़ता है, उसकी डेवलपमेंट होती है, तो उसके साइज, वो उसका साइज इंक्रीज होता है, उसकी हाइट वगैरह इंक्रीज होती है। तो अब जाहिर है अगर इस ये सब इंक्रीज हो रहा है तो उसको सेल्स भी तो ज्यादा चाहिए ना बॉडी में, सेल्स भी तो और चाहिए। तो इस वजह से नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ सेल्स, अगर सेल्स डिवाइड नहीं होंगे तो नंबर ऑफ सेल्स कैसे इंक्रीज होंगे, इसलिए ग्रोथ में माइटोसिस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस जो है वो एक बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसमें, ग्रोथ में, यानी डेवलपमेंट में या बढ़ने में। किस तरह से करती है, न्यू सेल्स प्रोड्यूस करती है, यानी ये नए सेल्स बनाती है जो कि बिल्कुल सेम होते हैं ओरिजिनल सेल्स से। अभी हमने पूरा माइटोसिस का प्रोसेस पढ़ा ना, तो उसमें हमने देखा कि एक सेल जब डिवाइड होके दो न्यू सेल्स बनाता है, तो वो जो दोनों सेल्स बनते हैं इस सेल से, वो बिल्कुल इस सेल से आइडेंटिकल होते हैं, यानी सेम जो पेरेंट सेल है उसी के जैसे दो डॉटर सेल्स बन जाता है, आइडेंटिकल होते हैं, एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम, कोई भी चीज जो है, कोई भी पॉइंट डिफरेंट ना हो। अच्छा, सेल की रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या होता है कि एक चीज को बदल के दूसरी चीज जो आ जाती है, तो हम कहते हैं ना रिप्लेस कर देना, तब्दील कर देना। तो मैनी सेल्स जो है, बहुत सारे सेल्स हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो कॉन्स्टेंटली, यानी मुसलसल लगातार जो है वो डाई हो रहे हैं, यानी मर रहे हैं हमारी बॉडीज के अंदर, क्योंकि जो सेल ओल्ड हो जाते हैं ना, वो फिर उसके वो सेल जो है वो खत्म हो जाते हैं। उसके सेल के अंदर भी एक पूरा प्रोसीजर होता है जिससे, जिसके थ्रू जो है ना वो सेल क्या हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। वो नेक्रोसिस वगैरह और एपोप्टोसिस, ये प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे जो ओल्ड सेल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब सेल जो है हमारी बॉडी के अंदर मुसलसल उनकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है, यानी पुराने सेल्स खत्म होते जा रहे हैं। तो जब पुराने सेल्स खत्म होते जाएंगे, नए सेल्स की तो जाहिर सी बात है बॉडी में जरूरत होगी, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं, और उसके अलावा एंड सेल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, या जो हमारी इंटेस्टाइन है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर हमारी स्किन।
स्किन पे भी हम कहते हैं ना कि जो ओल्ड सेल्स हो जाते हैं या फिर पुराने सेल्स, डेड सेल्स जो हैं, डेड स्किन रिमूव करना, इस तरह के वर्ड्स भी अक्सर हम बोलते हैं। तो ये जो स्किन है इसके ऊपर भी डेड सेल्स होते हैं, हमारी रेड ब्लड सेल्स के सेल भी क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और उसके अलावा जो इंटेस्टाइन के सेल्स हैं वो भी जो है वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं और उनके जो ऑर्गेनेलीज वगैरह भी हैं वो भी जो है वो ठीक से काम नहीं करती। तो अब उनकी रिप्लेसमेंट हो जाती है डेड सेल्स की नए सेल से, यानी उनकी जगह पे नए सेल्स आ जाते हैं जो कि पुराने सेल्स की एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, क्योंकि जो नए सेल बनते हैं वो बिल्कुल अपने पुराने सेल की तरह ही होते हैं ना। तो जब एक ही सेल से बार बार डिफरेंट सेल्स बन रहे हैं तो वो पिछले सेल की क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, यानी उसके आइडेंटिकल होते हैं। अब जो न्यू सेल्स बनते हैं वो बनते किस प्रोसेस से हैं, वो बनते हैं माइटोसिस से। यहाँ पे एक साइड बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर कितने सेल्स है, 200 ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं। कितने, 200 ट्रिलियन। 200 ट्रिलियन का मतलब क्या है, 200 खरब सेल्स है हमारी बॉडी में। अच्छा, ये सब सेल्स जो है वो कैसे बनते हैं, वो एक सिंगल सेल जाइगोट से बनते हैं। जब लाइफ शुरू होती है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जब मेल जो है स्पर्म और फीमेल एग की फर्टिलाइजेशन होती है, तो क्या बनता है, हमारे पास जाइगोट बनता है। तो जब भी कोई लाइफ शुरू होती है तो वो एक सेल से, सिंगल सेल से शुरू होती है, जिसको क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और एक सेल से मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं। अब उसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल डिविजन्स होती हैं, लाखों अरबों सेल डिविजन्स उसके अंदर होती हैं हमारी बॉडी में। इस प्रेजेंट फॉर्म तक आने के लिए, यानी इस वक्त मौजूदा हालत में हमारी बॉडी जिस कंडीशन में है ना, इस कंडीशन में आने के लिए एक उस सिंगल सेल के अंदर मिलियंस ऑफ डिविजन्स होती हैं। अच्छा, और हर इस डिवीजन में जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी क्रोमोसोम्स, डीएनए, ये सब जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डॉटर सेल्स में। यानी एक सेल से जो डॉटर सेल्स बनती है उनके दौरान, उनके दरमियान ये जो पूरा जेनेटिक मटेरियल है, जो न्यूक्लियस के हमने अभी पूरी डिवीजन पढ़ी, तो उसमें सारा मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ना। और ये सब किसके थ्रू पॉसिबल होता है, माइटोसिस के थ्रू। इसके बाद हमारे पास माइटोसिस की एक सिग्निफिकेंस आ जाती है रीजनरेशन। जनरेट क्या होता है, प्रोड्यूस होना ना, बनना। और री क्या होता है, दोबारा से, यानी दोबारा से जनरेट हो जाना। पहले हमने पढ़ा था रिप्लेसमेंट, यानी एक जो डेड हो गया सेल, उसकी जगह पे दूसरा सेल आ गया। लेकिन रीजनरेशन क्या होता है, दोबारा से प्रोड्यूस हो जाना। यानी कि कुछ एनिमल्स के अंदर अगर कोई पार्ट उनका लॉस्ट हो जाता है, लेकिन कुछ एनिमल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि अगर उनका कोई पार्ट बॉडी का लॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो उसको क्या कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं, दोबारा से बना लेते हैं। इस मकसद के लिए क्या होता है कि वो नए सेल्स बनाते हैं माइटोसिस के थ्रू। उनके अंदर माइटोसिस होती जाती है उस पार्ट के अंदर, और जो रिमेनिंग पार्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे ये है ना, एक स्टार फिश है। स्टार फिश के अंदर ये एबिलिटी होती है कि अगर इसका एक बाजू टूट जाए ना, इसका एक आर्म जो है ये टूट जाए, तो जो रिमेनिंग हो जाता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से इसका कट गया, टूट गया, तो ये जो रिमेनिंग बच गया है ना पीछे, इसके अंदर माइटोसिस होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। ये डिवाइड होते रहेंगे, मतलब इसके जो सेल्स है वो डिवाइड होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, और इस तरह से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये अपना पूरा जो पार्ट है उसको रीजनरेट कर लेगी। हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है ऐसा, लिवर। लिवर के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो खुद को दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं। यानी उसके अंदर अगर कोई डैमेज हो जाता है या कहीं पे, या फिर अक्सर लोग जब ट्रांसप्लांट देते हैं तो वो इस तरह होता है ना कि अपने लिवर का पोर्शन ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो जो पोर्शन उन्होंने डोनर ने दिया होता है वो भी उसके अंदर दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, और जिसको दिया होता है उसके अंदर भी जो वो पोर्शन है वो माइटोसिस कर करके, यानी सेल डिविजन कर करके खुद को एक कंप्लीट लिवर में चेंज कर लेता है। तो इस तरह से रीजनरेशन हो जाती है, दोबारा से जो कोई भी लॉस्ट ऑर्गन है, जो खत्म हो गया है, वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। आगे हमारे पास है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब माइटोसिस के थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ये एक ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जो कि स्पर्म और एग के बगैर, यानी कि जो मेल स्पर्म है और फीमेल एग, जिनकी फर्टिलाइजेशन से हमने देखा था कि जाइगोट बनता है पूरा, वो वाला हमने प्रोसेस देखा था। तो इसमें ये सब नहीं होता, ये दोनों इसके अंदर नहीं होते। ये ए सेक्सुअल होती है, यानी सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट होता है, दो नहीं होते, मेल और फीमेल नहीं होते, बल्कि एक ही सिंगल पेरेंट होता है, और वो रिप्रोडक्शन करके एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। अब माइटोसिस जो है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, उसमें माइटोसिस इन्वॉल्व होती है। जो हमने अभी रिप्रोडक्शन पढ़नी है ना, वो उसमें मायोसिस इन्वॉल्व होगी। लेकिन ये जो है, ये वाली जो रिप्रोडक्शन है, इसमें माइटोसिस इन्वॉल्व होती है। अब एग्जाम्पल उन्होंने किसकी दी है, हाइड्रा की। हाइड्रा छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि फ्रेश वाटर में रहता है, बिल्कुल एक वॉर्म की तरह का होता है ये, और ट्यूब शेप होता है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये ऐसे ट्यूब की तरह, ट्यूब शेप से ढेर सारी छोटी छोटी सी ट्यूब्स निकली हुई हैं, ये ऐसे ट्यूब की तरह का है। अब ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के थ्रू। अब हाइड्रा के ना बॉडी पार्ट के ऊपर एक छोटी सी बड निकल आती है, यानी ग्रोथ, ये आपको नजर आ रही है, ये ग्रोथ निकल आती है इसके बॉडी पार्ट के ऊपर।
आहिस्ता-आहिस्ता वो इसी के पार्ट के ऊपर बड़ी होती जाती है, और जब वो बड़ी हो जाती है ना, तो वो इससे अलग हो जाती है। देखें, ये इसी के पार्ट के ऊपर बड़ी होती जा रही है, और फिर जब वो बड़ी हो जाती है तो वो इससे अलग हो जाती है और एक नया अलग से हाइड्रा बन जाती है। अब इसमें कोई भी इस तरह से फर्टिलाइज़ेशन वगैरह मेल और फीमेल की नहीं हुई, बल्कि एक ही पेरेंट था और उसी से जो है वो नया ऑर्गेनिज़्म बन गया। और ये किस तरह से इसके पार्ट के ऊपर बड़ी होती जाएगी माइटोसिस के थ्रू ना, इसके अंदर सेल्स बनते जाएँगे, सेल डिवीजन से नए सेल्स बनते जाएँगे, और इस ये ग्रोथ जो है वो बड़ी होती जाएगी और आहिस्ता-आहिस्ता ये सेपरेट हो जाएगी। जैसे ना आप समझ लें कि एक प्लांट है, यानी एक पौधा है, उसके ऊपर एक नई टहनी निकल आई है, और वो टहनी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बड़ी होती जाए और कुछ टाइम बाद वो अलग हो जाए और अलग से एक नया पौधा बन जाए। तो इस तरह ही हाइड्रा की जो है ना वो क्या होती है, बडिंग होती है। अच्छा, इस प्रोसेस के दौरान यही लिखा हुआ है कि माइटोसिस होती है, और माइटोसिस के थ्रू जो है वो मैस ऑफ सेल्स बन जाते हैं। मैस क्या कहते हैं? ढेर सारा जो है ना हमारे पास गुच्छा सा बन जाता है सेल्स का ना, बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, और ये जो सेल्स है ना, क्लस्टर सा बन जाता है ना सेल्स का, इसको हम क्या कहते हैं? बड कहते हैं। ये हाइड्रा की सरफेस के ऊपर एक ग्रोथ सी निकल आती है जिसको हम बड कहते हैं, और उसके बाद माइटोसिस उसके अंदर होती रहती है, और ये बड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करते जाता है, बड़ा होता जाता है, और फिर वो इससे अलग हो जाता है और बिल्कुल एक नया इंडिविजुअल बना लेता है। आगे हमारे पास टॉपिक है एरर्स इन माइटोसिस। ये भी आपके पास शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी। ये पूरा माइटोसिस का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरर्स इन माइटोसिस, एरर्स क्या होते हैं? गलतियाँ। सही है, माइटोसिस के प्रोसेस में क्या गलतियाँ हो सकती हैं, क्या एरर आ सकता है? अक्सर जो है वो इस प्रोसेस के दौरान माइटोसिस की मिस्टेक्स हो जाती हैं, और ये प्रोसेस क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है, इसमें गलती हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एनाफेज में हमने देखा ना, माइटोसिस में जो एनाफेज था वो ऐसा प्रोसेस था कि जो क्रोमोसोम्स के ये सेंट्रोमेयर के ऊपर हमारे पास स्पिंडल्स आके अटैच हुए थे। एनाफेज में वो अपने डिफरेंट पोल्स की तरफ मूव कर गए थे ना, ऑपोजिट पोल्स की तरफ। हमारे पास क्रोमोसोम जो वो इस तरह से करके हाफ हो गए थे उसके क्रोमेटिड्स। लेकिन अक्सर ये होता है कि एनाफेज के दौरान क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट ही नहीं होते। यानी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास एक पोल ये है ना, क्रोमोसोम, इसके ऊपर हमारे पास इसके सेंट्रोमियर, सॉरी ये गलत ही बन गया, क्रोमोसोम, इस तरह से हमारे पास एक क्रोमोसोम है, इसका ये जो सेंट्रोमियर है, इसके ऊपर आके हमारे पास जो है वो इस साइड से भी एक अटैच हो रहा है और इस साइड से भी एक स्पिंडल आके अटैच हो रहा है। अब जब ये स्पिंडल जो है वो दूसरे पोल्स की तरफ जाते हैं, तो ये साथ में क्रोमोसोम भी इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं ना हमारे पास। दो, आधा क्रोमोसोम इस तरफ चल जाता है, आधा क्रोमोसोम इस तरफ चल जाता है, एक क्रोमेटिड इस तरफ को और एक क्रोमेटिड इस तरफ को। लेकिन अक्सर ऐसे हो जाता है कि ये जो है ना, फेज के दौरान ये सेपरेशन नहीं हो पाती। यानी फॉर एग्जांपल समझ लें, ये वाला स्पिंडल इस पोल पे मूव किया और ये पूरा क्रोमोसोम लेके चला गया, और इस स्पिंडल के पास कुछ भी नहीं आया, ये खाली हाथ ही उस तरफ को चला गया। तो ये जो क्रोमोसोम है पूरा का पूरा वो तो इस सेल के अंदर चला गया ना, और इस वाले सेल में एक सेल से जो दो डॉटर सेल्स बने, तो एक सेल के अंदर सारे क्रोमोसोम्स चले गए और दूसरे सेल के अंदर कुछ भी नहीं आया। तो वन डॉटर सेल जो है उसके अंदर दोनों सिस्टर क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, यानी दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स के साथ मिला हुआ पूरा पूरा क्रोमोसोम जो है वो एक सेल में आ जाएगा, और दूसरे सेल के अंदर एक भी क्रोमोसोम नहीं आएगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे पास क्रोमोसोम की सेपरेशन में मिस्टेक हो जाएगी। एक और मिस्टेक क्या हो सकती है कि क्रोमोसोम जो है माइटोसिस के दौरान डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि देखे ना यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, ये इसको खींच दिया ना, खींच के आधा कर दिया, एक इस पोल की तरफ आधा इस पोल की तरफ। लेकिन इस सेपरेशन के दौरान क्या पता वो प्रॉपर सेपरेट ना हो सके, कि वो कहीं से डैमेज हो जाए, कहीं पे उसको नुकसान हो जाए, तो क्रोमोसोम जो है वो डैमेज भी हो सकता है। अच्छा, अगर वो कह रहे हैं कि वो जीन्स जो रेगुलेट करते हैं माइटोसिस को, यानी कि माइटोसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, इसमें हमारे पास काफ़ी सारे जीन्स होते हैं, प्रोटो ऑन्को जीन्स होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं, P53 इस तरह के। अच्छा, अगर उन जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाए, म्यूटेशन क्या कहते हैं? चेंजिंग्स को, किसी चीज़ के अंदर चेंजिंग्स आ जाए ना, उसको क्या कहते हैं? म्यूटेशंस कहते हैं। जीन्स के अंदर म्यूटेशंस आ जाए तो क्या होगा कि वो जीन्स वैसे तो सेल को कंट्रोल करते हैं ना, कि जब जितनी सेल्स की ज़रूरत है उतने ही सेल जो है वो हमारे पास डिवाइड होकर नए सेल बनेंगे। वो इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं कि अगर कहीं पे ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे वो उसको कंट्रोल कर देते हैं, रोक देते हैं। लेकिन अगर इन जीन्स में चेंजिंग आ जाए और ये रेगुलेट ना करें माइटोसिस को, तो सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते जाएंगे, यानी सेल को कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकेगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे वो, और वो मुसलसल डिवाइड होते जाएंगे। और इस अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से, यानी बगैर रुके मुसलसल जो सेल डिवीजन होती जाएगी, मैसेज ऑफ सेल्स बन जाएंगे, यानी लंप बन जाएगा, क्लस्टर बन जाएगा, ढेर बन जाएगा सेल्स का, बहुत सारे एक्स्ट्रा सेल्स हमारे पास बन जाएंगे। तो ये जो मैस ऑफ सेल्स है, यानी सेल का जो ढेर सा बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्यूमर। यानी सेल जब अपनी नॉर्मल डिवीजन के बजाय बगैर किसी कंट्रोल के अनकंट्रोल्ड बस डिवाइड होता जाए बगैर ज़रूरत के, जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे सेल मुसलसल डिवाइड होता जा रहा है और अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रही है, तो वो क्या बन जाता है? ट्यूमर बन जाता है।
अच्छा, अब अगर ट्यूमर जिस जगह पे बना है अपनी उसी लोकेशन पे रहे, जैसे फॉर एग्जांपल स्किन में बना या लंग्स में बना या फिर ब्लड में ट्यूमर बना है, तो अगर वो अपनी उसी लोकेशन में उसी जगह पे प्रेजेंट रहे तो हम उसको कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। यानी ट्यूमर जहां बना वहीं पर ट्यूमर प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे बिनाइन ट्यूमर। लेकिन अगर ट्यूमर माइग्रेट कर जाए यानी मूव कर जाए, हिजरत कर जाए, जहां पे बना था वहां से मूव करके किसी और टिश्यू तक पहुंच जाए वो, तो तब उसे हम क्या कहते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर। और ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है ना, यही असल में क्या होता है, कैंसर होता है जो पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। अच्छा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटास्टासिस। यानी इस डिजीज के फैलने के प्रोसेस को ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर जिस तरह से बना, यानी बिनाइन ट्यूमर था और वो फिर माइग्रेट कर गया, तो माइग्रेट करके वो बॉडी के किसी और डिफरेंट पार्ट्स तक या डिफरेंट टिश्यूज तक जाना शुरू हो गया, जो कि अब मेलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर बन चुका है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटास्टासिस, यानी डिजीज का स्प्रेड होना यानी फैलना। जो हमारे पास अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से सेल का ढेर बन जाता है उसे कहते हैं ट्यूमर। अगर वो ट्यूमर जिस जगह पे बना है वहीं पे पड़ा रहे तो फिर उसको कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। ये इतना ज्यादा ना डेंजरस नहीं होता बिनाइन ट्यूमर, और इसको रिमूव करना आसान होता है। लेकिन अगर वो माइग्रेट करके बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज तक जाना शुरू कर दे तो फिर वो बन जाता है मेलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि असल में क्या होता है, कैंसर होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटास्टासिस कहते हैं। ये आपके पास शॉर्ट में सारी डेफिनेशन आ जाती हैं या एमसीक्यूज में भी आ जाती हैं। अच्छा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक मायोसिस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर किसी को कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले सब लेक्चर्स की आपको अपडेट्स मिलती रहे।